तो आप लोगों में से कौन कौन दे रहा है इस बार प्रीलिम्स? ओके, ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। एंड आपके जो भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं। बाकी मेरी तो जर्नी, दिस वाज माय फिफ्थ, टॉकिंग अबाउट माय जर्नी फर्स्ट, ये मेरा फिफ्थ अटेम्प्ट था। एंड मैंने स्टार्ट किया था नमन सर से ही कोचिंग लेके। लेकिन उस टाइम पे इतना मुझे लगता था कि हो जाएगा, थोड़े ईगो इश्यूज थे। लेकिन बाद में जब नहीं निकला तो उसके बाद में फिर रियलाइज हुआ धीरे धीरे, एंड आई स्टार्टेड कोचिंग अगेन। बीच में मैंने जॉब भी ज्वाइन कर ली थी। बट फाइनली नमन सर ने ही मुझे बोला कि नहीं, हो जाएगा एंड यू शुड गिव अ ट्राई वन मोर टाइम। एंड लकीली इस बार हो गया। और नमन सर ने मुझे हेल्प किया है। आई डोंट नो आपने मुझे देखा या नहीं, लेकिन मैं हर स्टेज के बाद यहाँ पे आई हूँ सर से मिलने के लिए। सो आपके जो भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं। मैम, ड्यूरिंग प्रिपरेशन की क्या वीकनेस और क्या स्ट्रेंथ थी उसके बारे में, और कैसे मैनेज किया आपने टाइम वगैरह को, इसके बारे में आप प्लीज बता सकते हैं कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन क्या आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ के बारे में अगर आप बता सकते हो तो प्लीज। स्ट्रेंथ तो आई बिलीव मैं मेडिकल साइंसेज से आती हूँ, सो आई डोंट नो मुझे ये लगती है या नहीं, लेकिन हम लोग बहुत, मतलब एकेडमिकली थोड़े बहुत बहुत ज्यादा मटेरियल पढ़ते हैं। तो आई थिंक ये वो दोनों तरह काम करता है। एक ये प्रो भी होता है एंड इट इज ऑल्सो अ कॉन, क्योंकि आप इतना ज्यादा कंटेंट उठा लेते हो। लेकिन इस बार मैंने नमन सर से स्पेसिफिकली नोट्स की लिस्ट दी थी कि हाँ मुझे सिर्फ इतना ही पढ़ना, और इस बार थोड़ा लिमिट करके सोर्सेज पढ़ाई की थी। सो दैट इज इट। ऑप्शन क्या था? मेरा ऑप्शनल मेडिकल साइंसेस था, बिकॉज मैंने एमबीबीएस की है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 32 से। आपका क्या है? अभी तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। तो आप यहीं से कोचिंग ले रहे होगे नमन सर से? ओके, ऑल द बेस्ट। मतलब कितना सिलेबस था मेडिकल में? मेडिकल में वैसे सिलेबस आई थिंक सबका इक्वल ही होता है, सभी ऑप्शनल्स का। जो मुझे प्रॉब्लम आई थी वो ये, क्योंकि इसका जीएस के साथ ओवरलैप नहीं होता मेडिकल साइंसेस का, सो दैट वाज एन इशू। बट इट कैन बी डेल्ट। मुझे ये था, मैंने मेडिकल साइंसेस इसलिए लिया था क्योंकि मुझे लगा कि अगर कोई अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आता है तो आई विल बी एबल टू हैंडल इट वेल। एंड लाइक हिंदी का पेपर देना पड़ता है यस। और लाइक मतलब नो, इट इज मैनेजेबल। यस, उसके अंदर 25% मार्क्स लाने होते हैं एंड दैट इज इजीली मैनेजेबल, हो जाएगा हिंदी। कैसे क्वेश्चन आते हैं उसमें? क्वेश्चंस उसके अंदर आप थोड़े बहुत पीवाईक्यूज, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर होते हैं, वो प्रैक्टिस कर लो और उनसे हो जाएगा। बाकी एक ऐसे जो वही निबंध, सिमिलर पैटर्न होता है जैसे इंग्लिश के अंदर होता है हिंदी के अंदर, उतना कर लोगे। और ट्रांसलेशन वगैरह होती है, सो यू सेल थ्रू इजीली। डोंट वरी, वो एचसीएस वाली टाइप का नहीं होता। और मैम सी सेट का मतलब कैसे उसका मैथ्स, मतलब आपका मेडिकल था तो मैथ्स के लिए कैसे प्रिपेयर नहीं, करा? ऑनेस्टली मेरा मैथ्स अच्छा रहा था कुछ टाइम तक। लेकिन एक टाइम पे मेरा सीसैट नहीं हुआ था ड्यूरिंग माय फोर्थ अटेम्प्ट। उस टाइम पे मेरा सिर्फ आई थिंक 0.2 मार्क्स से या कुछ बहुत ही पॉइंट, मतलब इट वाज नॉट इवन 0.3, 1/3 भी नहीं था, उससे भी कम से रहा था। सो तब मैंने रियलाइज किया कि सीसैट को अब लाइटली नहीं ले सकते। सो प्लीज प्रैक्टिस सीसैट। और practice can only solve this issue. Otherwise, I was good at maths, so I won't be able to justify the answer. मैम मेरे दो क्वेश्चंस हैं। Yes, आपने 5 अटेम्प्ट्स दिए हैं जैसे, yes. तो आपके लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग कौन सा स्टेज था? मेरे लिए इट वाज द प्रीलिम्स, क्योंकि मुझे लग रहा था कि प्रीलिम्स हो जाएगा इन ड्यूरिंग माय फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स। बट आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड टू दैट लेवल। आई थिंक प्रीलिम्स के लिए एक डिफरेंट, जब आप सोर्सेज को कर लेते हो उसके बाद इट ऑल्सो रिक्वायर्स रिविजन। फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर मेरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ था एंड आई गॉट, और मैं प्रीलिम्स देने पहुंच गई थी। सो आई थिंक ये मेरे लिए एक नेगेटिव था और मेरी ही गलती थी उसके अंदर। बट सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने जब अच्छे से तैयारी की, सो आई मिस्ड बाय ओनली फ्यू मार्क्स। तो मुझे पता था कि आई कैन क्लियर इट ड्यूरिंग द नेक्स्ट अटेम्प्ट, एंड वैसा हुआ भी। थर्ड अटेम्प्ट के अंदर आई मेड थ्रू द प्रीलिम्स। एंड मैम द अदर क्वेश्चन इज कि कुछ सब्जेक्ट्स मैम जैसे पढ़ने में मजा नहीं आता, तो वो सब्जेक्ट्स की ना क्लासेस मिस करने लग जाते हैं हम कि क्या 3 घंटे वेस्ट करेंगे, घर पे 1 घंटे में पढ़ लेंगे। तो और उस घंटे में भी पढ़ाई नहीं होती घर पे। मेरे साथ तो ये होता था कि मिस करके बैठ जाते हैं ना, आप क्लास के रहते हो ना आप घर के, मतलब घर पे भी पढ़ाई नहीं होती। यू कैन प्लीज कंटिन्यू योर क्वेश्चन। तो मैम जैसे कुछ सीरियसली ऐसा फील होता है कि क्लासेस में इतना ज्यादा वो वैल्यू एडिशन हो नहीं रहा है, तो वो क्लासेस फिर भी लगानी चाहिए या वो क्लासेस मिस करके अपना घर पे पढ़ लेना चाहिए? मुझे तो लगता है सारी क्लासेस लगानी चाहिए, क्योंकि मैंने जब फिफ्थ अटेम्प्ट में मैंने दोबारा कोचिंग इसीलिए ज्वाइन की थी क्योंकि मुझे ऐसा लगने लग गया था कि मुझे आता है सब कुछ। एंड आई थिंक यही आपको ले डूबता है। और बाद में मैंने यहाँ पे आके मैंने सारी क्लासेस अटेंड किया, आई गेव ऑल दी क्लास टेस्ट्स। ठीक है, बहुत अच्छा रैंक तो नहीं आता था बट ठीक ठाक रैंक आ जाता था। तो आई थिंक आपको अगर क्लास के साथ फॉलो करते रहोगे तो एक टाइम टेबल बना रहता है। घर पे
अगर आप मैनेज कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो, घर पे भी तैयारी कर लोगे, देन इट इज़ ऑल राइट। बट मुझे तो ये ठीक नहीं लगता कि आप घर पे बैठो। आई थिंक इससे बेटर यहाँ पे आके अटेंड करो। सो बाकियों को सुनो। आई थिंक एक कंपटीशन की फीलिंग भी आती है यहाँ पे आके कि आपके साथ वाला इतना पढ़ रहा है, आपने कितना किया है। सो दैट हेल्प्स आई थिंक। तो ओवरऑल आपको हेल्प ही करेगा, क्लासेस मिस मत किया करो। थैंक यू। और अगर कोई इशू भी होता है तो नमन सर बड़े इजीली सब कुछ सॉल्व कर लेते हैं। आप नमन सर को बता सकते हो कि सर ये इशू आ रहे हैं, तो सर बता देंगे आपको। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? मेरा फेवरेट पॉलिटी, इकोनॉमी, एंड लीस्ट लाइक्ड वाज हिस्ट्री। ओके, दैट इज इट। बाकी ऑल द बेस्ट। आपके फर्स्ट अटेम्प्ट है इस बार? ओके, सो On behalf of kids, या श्योर। जब प्रिपेयर करते हैं तो बच्चों को थोड़ा सा रहता है कि हर दिन या हर हफ्ते के बाद थोड़ा सा फील होता है कि नहीं हो पाएगा। सपोज करो आपने हफ्ते में पढ़ा, टेस्ट दिया, उसमें मार्क्स कम आ गए, तो डीमोरलाइज फील करते हैं। और हर 1 महीने या 1.5 महीने बाद ऐसा हो ही जाता है दैट यू फील कि अब नहीं हो पाएगा, या फिर हमारे बस की नहीं है, हम उस कैलिबर के नहीं है, राइट? तो उस चीज को आपने कैसे ओवरकम किया, एंड हाउ यू took care of let's say the demoralizing phase, और जो आपके let's say failures हुए एग्जाम के बाद, prelims clear नहीं हुआ, mains clear नहीं हुआ, राइट? सो वो वाला सबके साथ जर्नी आती है, राइट? तो उसको कैसे आपने टेक केयर किया और कैसे कैसे आप उसे ओवरकम करके आपने कैसे आप आगे बढ़े और कैसे पेपर निकाला, थोड़ा सा उसके बारे में बता देंगे तो दैट वुड हेल्प किड्स, बिकॉज हम तो बताते रहते हैं बट अब तुम्हारा पेपर निकल गया है सो दे बिलीव यू मोर। मेंटली आ जाती है, Yes. थोड़ा उसके बारे में बता दो तो दैट वुड हेल्प। राइट, सो जैसा सर ने मेंशन किया और मैंने भी बताया आपको कि दिस वाज माय फिफ्थ अटेम्प्ट। सो आई हैव सीन द फेजेस ऑफ लोज एंड हाइज। ठीक है, हाइज तो खैर कम ही थे, लोज ज़्यादा थे। बट आई थिंक जो मेन सपोर्टिंग फैक्टर था इसके अंदर, दैट वाज माय फैमिली। अगर मुझे कभी डाउट होता भी था तो दे ऑलवेज शोड कॉन्फिडेंस इन मी, और उन्हें लगता था कि नहीं बाकी लोग कर सकते हैं तो तू भी कर सकती है। और उन्होंने मुझे यही बार बार रियलाइज़ करवाया। और मुझे भी लगता था, बाद में मेरे कुछ फ्रेंड्स का हुआ, मेरे जूनियर्स का हुआ, आदित्य शर्मा इफ़ यू नो, सो ही वॉज माई जूनियर, और बाकियों का भी हुआ। तो मुझे लगता था कि नहीं, दिस आर ऑल नॉर्मल पीपल, कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता है। और अभी भी आई थिंक आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ गुड रैंक, लेकिन चलो 434 आया, इट्स ओके। ठीक है, तो सब कुछ आपके हाथ में नहीं होता, लेकिन खुद पे कभी डाउट नहीं करना आपको, और अपनी तरफ से बेस्ट देना है। दिस इज वॉट यू कैन गिव। हमेशा कुछ कंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं और कुछ अनकंट्रोलेबल्स होते हैं। ठीक है, सो जो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं, लक एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, वो आप नहीं कंट्रोल कर सकते, इसीलिए उनको ऐसा कहा गया है। एटलीस्ट कंट्रोलेबल्स तो रखो ना। जो कंट्रोलेबल फैक्टर्स हम कह रहे हैं कि आपको अपनी तरफ से मेहनत करनी है, उसमें पीछे नहीं हटना। उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ अभी हमने 100% नहीं दिया, वी कुड हैव डन बेटर। ठीक है, अगर वो चीज़ है दैट इज एन इशू, बट अदरवाइज आई थिंक यू ऑल कैन डू वेल, और मैंने किया है तो आप लोग भी कर सकते हो। दैट इज इट। क्वेश्चन। हाँ जी। Ma'am, first of all, congratulations to you for clearing civil services examination. थैंक यू सो मच, एंड आई विश द सेम फॉर यू। मैम, आपका ये सर फिफ्थ अटेम्प्ट था, हाँ जी। तो आपको 5 साल कौन सी चीजें वो मोटिवेटेड रखी है जर्नी में? माई फैमिली। आई कैन नॉट एम्फेसाइज लेस कि मेरी फैमिली ने मुझे कितना सपोर्ट किया है। एंड सेकेंड फैक्टर आई थिंक कि वही, जब आप दूसरे लोगों को देखते हो, उनके टेस्टिमोनियल सुनते हो, और तो फिर आपको लगता है यार ये लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, राइट? एंड बस यही, और बाकी एक खुद का पैशन होता है कि नहीं सिविल सर्विसेज करना है। सो आई थिंक उसमें लगे रहो बस, एंड हो जाएगा Okay, आपका। और मैम एज यू सेड लाइक बहुत सारे हाईज और लोज आते हैं, यस। बट जब एक टर्फ आता है कोई, तो उसमें से बाउंस बैक कैसा करने का? बाउंस बैक, अगर आप मोटिवेटेड हो और आपकी फैमिली बट आपके साथ है, मोटिवेटेड मैम, आपको टीचर्स हेल्प कर रहे हैं, तो फिर मोटिवेशन तो कुछ टाइम के लिए होता है, उसके बाद तो फिर डिसिप्लिन भी काम करेगा। बट वो बाउंस बैक कैसा करने का, लाइक टर्फ आया रहेगा कोई आपने तो अपना क्वेश्चन खुद ही आंसर कर दिया। इफ यू आर डिसिप्लिन्ड और लगे रहो, बस परसिवरेंट रहो। आपको किसी दिन टेक्स्ट पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो उस दिन टेस्ट दे दो, ज़्यादा टेस्ट हो गए हैं तो थोड़ा रिवाइज कर लो, ऐसे साइकिल बना के चलते रहो बस। यस, आई वुड से कि ये एग्जाम जो जर्नी है यूपीएससी की, इट इज़ अ लिटिल मोनोटोनस, क्योंकि आपको वही रूटीन फॉलो करना होता है, वही चीज़ें आप करे जा रहे हो। और आपके बैचमेट्स हैं, वो लोग आगे जा रहे हैं। मेरे बैचमेट्स, उन्होंने सीनियर रेजिडेंट ज्वाइन कर दिया है, और आप अभी भी ग्रेजुएट खड़े हो। सो ऐसे हर एक की लाइफ में होता है, लेकिन आप अपना गोल रखो कि आपको क्या करना है, क्या बनना है आपको, एंड बस कीप वर्किंग टुवर्ड्स इट, ओके। एंड हो जाएगा। ऐसे टेंशन मत दिया करो, जब भी टेंशन हो रही है एक गाना सुन लो एंड मूव ऑन।
सर मैं अभी कैसा मैम कैसा प्रीलिम्स अभी नजदीक आ रहा है तो काफी चीजें क्योटिक हो रही है, लाइक क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए लास्ट टाइम के प्रिपरेशन के टाइम, तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए अभी। Okay, firstly, always consider your attempt to be your first and last attempt. ठीक है, ये मेरी तरफ से गलती रही थी क्योंकि मैंने जब अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो मुझे लगा था कि हो जाएगा, जबकि मैंने सिलेबस भी नहीं कवर किया था। सिलेबस इन द टर्म्स आपको पता होता है कि आपकी कितनी तैयारी है। अगर आपका सिलेबस डन है, इफ़ यू हैव रिवाइज्ड इट वेल, अपने टेस्ट्स दो, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, दिस इज फॉर द जीएस पार्ट, एंड एनालाइज करो उनको, कीप रिवाइजिंग देम अगेन एंड अगेन। एंड जीएस जो सी सैट जीएस पेपर 2 है और सी सैट, उसको प्लीज़ इग्नोर मत करो, वो अब डिफिकल्ट होता जा रहा है, सो इट हैज़ टू बी प्रैक्टिस्ड वेल। एटलीस्ट आपका सी सैट नहीं रुकना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा डिमोरलाइजिंग होता है फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर गुड एट मैथ्स स्पेशली। थैंक यू मैम। Thank you. इंटरव्यू क्वेश्चन पूछना है आपसे, आप सिलेक्ट हो गए तो आप ज्यादा बेटर आंसर दे पाओगे। Okay. व्हाई डू यू वांट टू बी अ सिविल सर्वेंट? Why do you want to be a civil servant? Well, I wish to serve my society, but I do not have enough resources. Societal and mentally. Yes, this was also my reason, one of my reasons. बाकी क्योंकि मैं डॉक्टर तो हूँ ही, लेकिन डॉक्टर के अंदर आपको कम रिसोर्सेज मिलते हैं, आपकी पोजीशन जो होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू सिविल सर्विसेज। जब आप उस पोजीशन में आ जाते हो, आपकी डिसीजन मेकिंग पोजीशन होती है वहाँ पे, देयर यू कैन, आपके एक साइन पे कितनी चीज़ें, कितनों की लाइफ अफेक्ट होती है, विच इज़ नॉट देयर, विच वॉज नॉट द केस व्हेन आई वाज अ डॉक्टर। सो इसीलिए मैंने तो ये रीज़न सोचा हुआ था फॉर गिविंग इन द इंटरव्यू, एंड दिस वॉज ऑल्सो द रीज़न। बाकी एक इंटरनल पैशन तो होता ही है, और आपको लगता है कि जब आप अच्छा कर सकते हो तो व्हाई नॉट रीच द बेस्ट एंड द टॉप मोस्ट पोस्ट, दिस वाज आल्सो द रीजन। मैम, आपने इंटरव्यू पैनल को देखा जाए तो आपको क्या फील है कि ये अकोमोडेटिंग है या फिर नहीं? अकोमोडेटिव या कोऑपरेटिव सभी होते हैं, ठीक है, तो मेरा पैनल बड़ा ही अच्छा था एज कम्पेयर टू दी मॉक इंटरव्यूज, वो बहुत ही बेटर होता है। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द मॉक्स विच आई गिव इन दिल्ली, यहाँ वाला मॉक वाज कंपेरेबल टू द मेन इंटरव्यू, और कुछ ही क्वेश्चंस रिपीट भी हुए थे जब मैंने नमन सर को आगे बताया था। तो वहाँ का बहुत ही अच्छा पैनल होता है। जनरली मैंने ऐसा सुना था कि वो लोग आपको बैठने को बोलते हैं और बोलते हैं कि दिस इज़ नॉट एन इंटरव्यू, दिस इज़ जस्ट अ कॉन्वर्सेशन। मेरे टाइम पे ऐसा नहीं हुआ था, मैं बैठी थी और मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चन आया था कि यू कम फ्रॉम चंडीगढ़, डी कार्बोजिक के बारे में बताओ। सो दिस वॉज माई फर्स्ट क्वेश्चन। सो अदरवाइज वो बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, और मेरे में तो सबके फेसेस पे एक्सप्रेशंस थे, मतलब यू कुड ईजिली मेक आउट कि उनको समझ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, एंड दे वर सब हेल्पिंग यू। अगर आपको कुछ आंसर्स नहीं आ रहे थे, सो दे वर हेल्पिंग इन दैट ऑल्सो। बहुत कोऑपरेटिव और बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट होता है अंदर, एंड ऑल द बेस्ट एक यू ऑल। क्वेश्चन है। हाँ जी। ये जर्नी में लाइक काफी चीजें मोनोटोनस होने लगती है, वही बार बार रिपीट करो रीड करो, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम तो ठीक है, बट थर्ड टाइम के आते हैं तब समझ नहीं आता कि अभी वापस रीड करना है नहीं करना है, तो क्या करना चाहिए। रिवाइज तो करना ही करना है, 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स। आपने भी काफी बार करा होगा, Yes. बट एक टाइम बाद ऐसा बोर सा हो जाता है, वो वही 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 रिपीट करो, तो क्या करना चाहिए उसके। तब मैंने क्लासेस लगानी शुरू कर दी थी, क्योंकि जब घर पे मुझे मोनोटोनस फील हो रहा था तब मैंने क्लासेस, ओके, बट वैसे अगर बात करें कि अगर आपको मोनोटोनस लग भी रहा है तो प्लीज़ अपना गोल वापस से देखो कि व्हाट डू यू वांट टू बी, बाकी लोग क्या कर रहे हैं। वो एक एक्स्ट्रा मिनट या 5-10 मिनट जो आप वेस्ट कर रहे हो, आपका कॉम्पिटिटर उतनी पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, तो उसको लेके प्लीज़ गेट गोइंग अगेन। और अगर फिर भी, लेकिन बीच में यस, आप ऑब्वियसली मूवीज देख सकते हो, सॉन्ग सुन सकते हो, या जो भी आपको अच्छा लगता है वो कर सकते हो, लेकिन एक टाइम के लिए। ऐसा नहीं कि अगर आप इंस्टाग्राम चेक कर रहे हो तो बस उसी पे लगे रहे। And आप लोग 5 मिनट बोल के बैठोगे और आराम से आधा घंटा तो आराम से वेस्ट हो जाएगा। सो ये चीज़ों में मत जाओ। मैम, आप अपने मतलब मैम, आप अपने लाइफ से satisfied हो? ऑनेस्टली जब आया था तो नो, बट अब धीरे धीरे इसको ऑब्जॉर्व कर रही हूँ, इट्स ओके। एंड क्योंकि फिफ्थ अटेम्प्ट था तो अभी, एंड ऑल्सो अभी मेरे पास जॉब नहीं थी, तो अब मुझे लग रहा है कि हाँ ठीक है, आई हैव गॉट अ परमानेंट जॉब नाउ। मेरे लिए तो इतना बहुत है अभी के लिए। और आई थिंक आपके, मेरे से ज़्यादा, जैसे मैं बोलती हूँ कि मेरे फैमिली बहुत सपोर्टिव रही है, तो उनके लिए भी इतना स्ट्रगल था ओवर दीज 5 years। जितना मैं मेहनत करी थी उससे ज़्यादा मेरी फैमिली और आई थिंक टीचर्स के लिए भी उतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है। सो एक के लिए वो रिलैक्सेशन है, एटलीस्ट थोड़ा सा क्लोजर है उस चैप्टर पे। सो इसीलिए आई एम स्टिल अब्जॉर्बिंग इट, ठीक है, चलो आ गया, आई एम हैप्पी। तो जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपको कब और कैसे पता लगा कि जो आपने स्ट्रैटेजी चूज किया वो सही है? आफ्टर माई थर्ड अटेम्प्ट, एंड
सो ड्यूरिंग माई फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स मेरी सिलेबस कवर नहीं होता था, मैं प्रॉपरली सब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करती थी और ऐसे ही चले जाती थी. सो थर्ड अटेम्प्ट के बाद में आई समवॉट गॉट टू नो कि अच्छा ये चीज़ होती है, ऐसे होती है. देन थर्ड अटेम्प्ट में व्हेन आई क्लियर्ड प्रीलिम्स, तो उसके बाद में आ गया था मेंस. एंड मेंस के टाइम पे आई वाज इनटू अ जॉब एंड मैंने जॉब ही नहीं छोड़ी थी. मुझे लग रहा था कि हाँ ऐसे ही हो जाता है मेंस तो, क्योंकि मैं घर पे बैठी हुई थी, कोई गाइडेंस नहीं, कोई कुछ नहीं. एंड इसीलिए मेरा आई थिंक फोर्थ जब थर्ड अटेम्प्ट में मैंने मेंस लिखा, सो आई वाज नॉट इवन एबल टू कंप्लीट द पेपर्स, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस नहीं किया था. सो दैट इज वाई रिविजन एंड प्रैक्टिस इज द की टू क्लियर द एग्जाम. तो आई थिंक मतलब मेनली आप प्लीज अपने टीचर्स से टच में रहो, क्लासमेट से टच में रहो, सो दैट यू आर इन टू दिस जर्नी ऑलवेज. मेरा क्या था कि मैं स्टेप बैक कर जाती थी, अच्छा ठीक है, थोड़ा रिलैक्स्ड हो जाती थी. सो दैट इसीलिए मुझे 5 अटेम्प्ट्स लग गए. जो सही करते हैं जॉब के साथ करना सेफ है. आई थिंक प्रीलिम्स इज डूएबल अगर आप बाकी सब मैनेज कर रहे हो, जैसे रिवीजन हो रही है, आपने जो टारगेट सेट किए हैं दे आर बीइंग मेट. लेकिन अगर आप मेंस के टाइम पे आई वुड सजेस्ट कि जॉब छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि मेंस के लिए आपको 16 आवर्स एटलीस्ट, नॉट 16 आवर्स बट 10 to 12 आवर्स तो हर कोई प्रैक्टिस कर ही रहा है, हर कोई पढ़ रहा है. तो वहाँ पे फिर आपको यू कहीं ना कहीं यू लैग बिहाइंड, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर ज़्यादा पढ़ रहा है आपसे. तो इसीलिए मेंस के टाइम पे ट्राई टू टेक लीव और लीव द जॉब. हाँ जी. आई थिंक अपने इनिशियल अटेम्प्ट्स में आपको बैकअप प्लान के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इट्स लाइक राइडिंग इन 2 बोट्स. ठीक है, 2 नाव में क्यों सवार होना. ठीक है, अपना एक फोकस रखो और बस उसी की तरफ काम करो. लेकिन 2-3 अटेम्प्ट्स के बाद अगर आपने अपना बेस्ट दिया इन ड्यूरिंग दोज इनिशियल अटेम्प्ट्स और आपको लग रहा है कि आई हैव गिवन माई बेस्ट और अब नहीं हो रहा, तो ठीक है, तो फिर उसको एक्सेप्ट करो एंड मूव टूवर्ड्स प्लान बी. बट अदरवाइज इनिशियल अटेम्प्ट्स में आई वोंट सजेस्ट कि आपको प्लान बी रखना चाहिए. क्या रहता है कि कुछ हमें जो पढ़ते जाना है मेन के लिए और मींस के लिए कैसे करते हैं Honestly, if I have to say, I would say mains is easier than prelims. क्योंकि मेंस में सिलेबस लिमिटेड है, आपको उतना ही करना है. प्रीलिम्स में आजकल थोड़ा ज़्यादा एनालिटिकल आता है, स्पेशली जो मैंने तो वो फेज देखा है जब एक बार 1 to 3 ऑप्शंस होते थे वर्सेस ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3. ठीक है, सो नाउ इट इज़ मच मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स. सो अब प्रीलिम्स में थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, वाइडर पढ़ना पड़ता है. मेंस में आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप यू आर एबल टू कंप्लीट द पेपर्स इन दोज 3 आवर्स. सो दैट इज़ द मेन डिफरेंस. टॉपिक वाइज जो मेन में जितना है वो जो फ्री में हम क्लियर करवा सकते हैं उसके लिए क्या पढ़ना चाहिए मेंस के लिए, फ्री के प्रीलिम्स के लिए देखो, प्रीलिम्स में भी अगेन जैसे मैंने कंट्रोलेबल्स और नॉन कंट्रोलेबल्स की बात की थी, तो प्रीलिम्स में एटलीस्ट आपके जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ के रखो, उनको रिवाइज करके रखो. लास्ट में ऐसा नहीं होना चाहिए. इस बार आप अगर कट ऑफ देखोगे तो आई थिंक 74 के अराउंड गई है. इट इज़ येट टू बी रिलीज, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि मतलब 78, इवन इफ यू कंसिडर 80. सो 80 के अकॉर्डिंगली आपको सिर्फ कितने क्वेश्चन सही करने हैं? 40 ओनली आउट ऑफ 100, राइट. सो उसके अंदर भी अगर आपके स्टैटिक वाले जो आपने बेसिक सब्जेक्ट्स हैं अगर वो गलत हो रहे हैं, सो यू आर क्लियरली आउट ऑफ द गेम. ठीक है, जो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो तो किसी को भी नहीं आते, लेकिन अगर जो सिंपल क्वेश्चंस हैं वो भी अगर आपने बाय मिस्टेक या जैसे मर्जी गलत कर दिए, कहीं आपने सर्कल एनसर्कल करने में या बबलिंग करने में मिस्टेक कर दी, सो यू आर आउट ऑफ द गेम देन. तो वो अपने उन पे ग्रिप अच्छी रखनी चाहिए. ठीक है, अपने स्टैटिक सब्जेक्ट्स जो हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है एंड रिवाइज दैम मल्टीपल टाइम्स. एटलीस्ट उन वाले सब्जेक्ट से कुछ गलत नहीं होना चाहिए. और मैम आप न्यूज़पेपर डेली अपना मतलब उसके नोट्स वगैरह पढ़ती डेली थी, नोट्स नहीं बनाती थी. आई एम सॉरी. क्योंकि लास्ट में मैगजीन्स से कर लिया था मैंने वो चीज़. बट आई थिंक इट्स गुड इफ यू रीड द न्यूज़पेपर्स डेली. एंड आप नोट्स भी बना रहे हो. नहीं बना नोट्स बनाने थोड़े एक्सटेंसिव हो जाते हैं. मैंने इंटरव्यू के टाइम्स पे बनाए थे नोट्स एंड वी यूज टू नोट्स नहीं बनाए थे, वी वर डिस्कसिंग न्यूज़पेपर. और जो उसको कंटेंट कैसे मतलब रिमेम्बर रहता था कि लाइक उसमें आर्टिकल्स वगैरह आते थे तो थ्योरीज वगैरह मतलब तभी वो देखो, आर्टिकल के अंदर आपको न्यूज़ आइटम की ना एक हल्का सा बैकग्राउंड या एक नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ ठीक है ये इवेंट चल रहा है. और जब वो इवेंट
ओवर टाइम जब न्यूज़पेपर के अंदर वही वही रिपीट होता रहता है तो वो इंग्रेन हो जाता है, वो आपको पता चलने लग जाता है, वो एक स्टोरी फॉर्मेट में याद हो जाता है, अच्छा ये है ये है। तो लेकिन नोट्स अगर आप बना रहे हो तो नोट्स रिवाइज कर सकते हो, बट मुझे वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता था, मैं नोट्स नहीं बनाती थी न्यूज़पेपर के, तो बस ऐसे ही मैगजीन्स पढ़ती थी। मंथली मैं ट्राई करती थी स्टार्ट पढ़ना, लेकिन जब पीटी आता था मतलब प्रीलिम्स आता था तो फिर वो मंथली वाली छूट जाती थी, तो एंड में तो अब से आई वाज डूइंग ओनली पीटी 3 जो 65 यस कंपाइलेशन करी थी ड्यूरिंग प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू के टाइम पे। So did you work on your handwriting? माई हैंड राइटिंग इज रियली गुड, ठीक है तो आई डिड नॉट हैव टू वर्क ऑन दैट, लेकिन मेंस के अंदर ऐसा नहीं होता। आई थिंक आपकी हैंड राइटिंग सिर्फ लेजिबल होनी चाहिए, और मैंने देखा है जनरली सब स्टूडेंट्स की अच्छी होती है। And like short forms हम use करते हैं जैसे okay to use that like बाद में हम in the end लिखते हैं कि इसका ये मतलब है इसका ये मतलब है। Abbreviations. तो चल जाएगा। इट कैन वर्क, लेकिन मेंस में अगर आंसर्स लिख रहे हैं सो यू शुड ट्राई कि आप कंप्लीट लिखो। But like when you're preparing you have an like a habit of using those ना तो आप flow में लिख देते हैं वहाँ पे। बट यू विल हैव 3 months टू प्रैक्टिस फॉर द मेंस एज वेल, सो तब वो हट जाएगी आदत, डोंट वरी, ट्रस्ट मी ऑन दैट। ठीक है, वो तब आराम से, क्योंकि उस टाइम पे आपने इन्हीं चीज़ों पे काम करना है, आपको आता है सब कुछ क्योंकि आप पढ़ चुके हो प्रीलिम्स में, मेंस में सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, दैट इज इट। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड होप आप सब लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करो विद गुड रैंक्स, सिंगल और 2 digits।